हेलो साथियों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की क्लास में हम एक बार फिर से अपने उस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किए थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इससे पहले 12 प्रीवियस ईयर के पेपर मैं करा चुका हूं। आज की क्लास में 13वां पेपर हम करने जा रहे हैं। तो इस 13वें पेपर में भी हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में, दिल्ली पुलिस के या फिर जीडी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया कि कम से कम भी 50 पेपर्स मैं यहाँ पर कराऊंगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है बच्चों, जैसे ही वैकेंसी आई थी एक एक दो दो पेपर बच्चों को बहकाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 2-2 3-3 पेपर कराए और फिर वो मार्केट से गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल ने अभी तक इतने पेपर सेट नहीं कराए हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ मिनिमम 50 पेपर मैं कराऊंगा पेपर से पहले। तो आप समझ सकते हो मिनिमम 50 पेपर्स का फायदा आपके लिए कितना होगा। हर पेपर सेट में 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सोच सकते हो जब 50 पेपर सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो कितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। रैंडमली क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चंस जीडी के पेपर में एसएससी ने पूछा है। एसएससी, दिल्ली पुलिस का, जीडी का, इन सभी का सिलेबस एक ही लेवल का रहता है क्योंकि सारी की सारी बेल्ट की जॉब है और +2 बेस पर ये सारी वैकेंसीज हैं। तो इनके लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये सारे पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्लासेज हमारी लाइव हुई हैं, बहुत सारी क्लासेज इससे पहले, आगे भी लाइव क्लासेज होंगी हमारी, और अभी कुछ क्लासेज आपको ऑन बोर्ड भी मिलेंगी। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है भाई सभी बच्चों ने। और साथ ही आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं अभी, इन लिंक्स को फॉलो करो। यहाँ पर PDF भी मिलेगी आपको। और आप मुझे मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, उस लोगों से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ोगे। अपने मैथ के डाउट के क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। संडे को आपकी क्लास होती है डाउट्स की, जितने डाउट्स बच्चे पूछते हैं उतने डाउट्स मैं लेकर लाइव क्लास में आता हूँ संडे को। तो उन डाउट्स को वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। और साथ ही क्लास खत्म होते ही क्लास की PDF में वीडियो का लिंक, क्लास की जो वीडियो है उसका लिंक, साथ ही सॉल्यूशन उसमें PDF में आपको मिलेगा। और सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगी। मैथ्स बाय प्रदीप सर सर्च करोगे, ये लोगो आपको जो दिखाई दे रहा है वो आएगा वहाँ पर। इसके अलावा अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर पेज है अपना मैथ्स बाय प्रदीप सर, वहाँ पर पेज को लाइक करें। और मुझसे जुड़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वर्बली मुझसे जुड़ें, आप कुछ अपने जैसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं या फिर कोई डाउट आपका होता है, आप सीधा मुझसे बात करने के लिए, मुझसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप मैथ्स बाय प्रदीप सर इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं वहाँ पर खुद एक्टिव रहता हूँ। और इन सब के अलावा मैथ्स बाय प्रदीप सर अपना यूट्यूब चैनल अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें प्यारे बच्चों। तो वही बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आज का पहला, इस पेपर सेट का पेपर नंबर हमारा 13वां होगा ये। इससे पहले हम 12 पेपर तो कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। बच्चों जब भी कोई नया बच्चा जुड़ता है ना क्लास में, तो वो है ना एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखा करो। प्लेलिस्ट में क्या क्या टॉपिक्स कराए गए हैं, सारे के सारे वहाँ पर किस किस तरह से कराए गए हैं, उनको जरूर एक बार देखा करो। तो भाई देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। स्क्रीन पे आपकी x/y = 7/5 और y/z = 7/11। तो x, y और z का रेशो में निकालना है। तो भाई क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, x/y मुझे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिखो। x/y मुझे क्या दिया हुआ है, 7/5, 7/5। और यहाँ पर मुझे दिया है y/z, वो दिया है मुझे 7/11। और मुझे निकालना है x/y/z, x अनुपात y अनुपात z मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले x और y के रेशो की बात की है तो उसी को इसके नीचे लिख लेते हैं, 7/5। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, आगे उसने मुझे दिया है y और z का रेशो। हम यहाँ पर y और z का रेशो डायरेक्टली लिखते हैं 7/11। अब यहाँ पर करना क्या है, देखने वाली बात एक रहेगी, यहाँ पर ये जो y की वैल्यू दी हुई है, y तो हमारा क्या होगा, दोनों में इक्वल होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा y दोनों में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम इक्वल कर लेते हैं इसको। इक्वल करने में हमारा क्या जा रहा है,
अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर भी, तभी जाकर हमारा हम तीनों का रेशो एक ही रेशो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इनके बीच जो रिलेशन हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये प्राइम नंबर न होते तो फिर हम इनको एलसीएम लेकर कर लेते, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का और कोई तोड़ नहीं होता, इनको आपस में सिंपली यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया ना इस वैल्यू को, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर यहाँ पर ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा कितना बन गया भाई 35, और ये मेरा कितना बन गया 49, ये तो मेरा 49:35 आ गया। अब मुझे इसको भी 35 बनाना पड़ेगा ना, करना तो बराबर ही है दोनों को, तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेते हैं। अब इसको 5 से गुणा करूंगा मैं, इसको जब 5 से गुणा करूंगा तो ये भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर 5 के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये मेरे पास 35:55 हो गया ना, अब इसको हम दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे तो 7:11, दोनों ही जगह पे बराबर संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब ये मेरा कितना हो जाएगा 55 और ये मेरा हो गया 35। अब इनको लिख लो, x रेशो y रेशो z मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ गया 49, यहाँ से ये मेरा आ गया 35 और यहाँ से मेरा आ गया 55। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस 35 को और इस 35 को जोड़ के यहाँ पर 70 लिख देंगे, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना। हमें सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है, क्योंकि हमने y को दोनों जगह पे इक्वल किया है 35-35। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, बिल्कुल आसान। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो देखो क्या कहा है सवाल के अंदर। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस का लेवल बिल्कुल ही लो है, इतना भी लो नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ना उसको, जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ना इन क्लासेस की, उनकी आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। टेलीग्राम में जाओगे हर एक पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा एचएसएससी की भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज चली हुई है, हरियाणा पुलिस का भी 1-2 पेपर कराया मैंने, और एक एचएसएससी की मैथ्स मैराथन क्लास सर्च करोगे HRGK बाय BK चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने हरियाणा के एचएसएससी में जितने भी, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे वो क्लर्क का ही किसी का भी एग्जाम हो, इतने मैथ के क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर, या फिर मैं तो कहूँगा कि किसी सेंटर पे भी कोई टीचर नहीं करवाता है एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन जो मैंने उस क्लास में कराए हैं। वो एक रामबाण क्लास है, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, उस क्लास, सिर्फ उस क्लास को भी पढ़ के जाओगे ना, तो आप 10 में से 8 क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं वहाँ पे। वो क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, HRGK बाय BK चैनल के ऊपर उस क्लास को, या फिर सिंपली यूट्यूब के ऊपर HSSC मैथ्स मैराथन क्लास सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। उस क्लास को भी सभी बच्चों ने देखना है। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 14 घंटे में तय करती है। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है उसने मुझे 14 घंटे का टाइम दे दिया। टाइम कितना अभी 14 घंटे। और क्या दिया है देखो, वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। यानी कि जो डिस्टेंस वो यहाँ से इस इतने समय के अंदर चलेगी। डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 48 गुणा 14, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस उसने कवर कर ली। अब उसने कहा है यही डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हम उसकी स्पीड को, उसकी ये S2 आ गई, ये मेरी S1 थी, स्पीड 2 उसकी 84 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। अगर वो इस स्पीड से काम करता है, इस स्पीड से चलता है, तो इस डिस्टेंस को कितने समय में कवर कर पाएगा। हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 48 गुणा 14। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। हमें निकालना है टाइम, कितना टाइम लेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है मेरी 48 गुणा 14, और स्पीड कितनी है मेरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 से ये मेरा 6 बार कट गया और ये मेरा 8 बार कट गया। बोलो हाँ, यहाँ से कितना टाइम आ गया भाई, 8 घंटे। 8 घंटे के अंदर इस डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा इस स्पीड के साथ। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, गुणा भी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे बच्चे लग जाएंगे गुणा करने में, टीचर बताते नहीं है तो बच्चे समझते भी नहीं है इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से क्या कहा है। एक बार है ना, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, हर सवाल की रकम को पढ़ा करो।
फिर उसके बाद उसको समझा करो कि वो क्या कहना चाहता है या फिर क्या पूछना चाहता है। तो भाई ये एक और अनुपात का क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन मुझसे लिखवा के ले लो, रेशो के ऊपर ऐसे ही रेशो देगा वो और आपसे रेशो पूछेगा। 110% आपके एग्जाम में आएगा दिल्ली पुलिस वाले बच्चे। पी रेशो क्यों, पी अनुपात क्यों दिया है 5:6। पी और क्यों के बीच जो अनुपात है वो 5:6 है। आर और क्यों के बीच कितना अनुपात है भाई, आर और क्यों के बीच 25:9। 25 अनुपात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25:9, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां पर पी और आर का रेशो निकालना हमें, पी अनुपात आर हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एग्जामिनर बड़ा सियाना है, बड़ा चालाक है, दिमाग के साथ खेलना चाहता है। बहुत सारे बच्चे अभी तक समझ भी नहीं पाए होंगे कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है देखने वाली, यहाँ पर पी रेशो क्यों मुझे दिया है और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, आर रेशो क्यों। होना क्या चाहिए था, क्यों रेशो आर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था। एक दूसरा तरीका और छोटा सा तरीका बता देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। पी अनुपात क्यों कितना है 5:6 और क्यों अनुपात आर। इस तरह से सीरीज में लिखना होगा, ये पी ये क्यों, क्यों के बाद क्यों आर। आगे कुछ भी दिया हो, एस अनुपात टी दिया होगा तो यहाँ पर एस टी, इस तरह से सीरीज में लिखना होगा। सीरीज में लिखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्यों और आर का रेशो क्या दिया हुआ है, अब बच्चे लिखेंगे डायरेक्टली 25:9, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों और आर का रेशो नहीं है वो आर और क्यों का रेशो है। यहाँ पर आर की वैल्यू तो 25 है और क्यों की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पर आगे मेरा क्या है, क्यों, क्यों की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 25। और यहाँ से निकालना क्या है मुझे, पी रेशो आर। जब भी यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट इन दो के बीच रिलेशन दिखाना हो ना, ये आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपस में कटता है ना उसको काट दो। 3 × 9 3 दूनी 6, इस साइड वाले और इस साइड वाले जो आपस में कटता है वो काट दो। अदरवाइज अगर काटोगे नहीं तो इनको फिर गुणा करके लिखना पड़ेगा। इधर 9 की और 5 की, जैसे 45, 9 और 5 की गुणा 45 आ गई, 25 और 6 की 150 आ गई। अब इनको काटना पड़ेगा। अब इसको 15 पे काटेंगे तो 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 150, 3:10 इस तरह से आएगा। कई बार बड़ी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर 6 6 7 7 टर्म दे देता है और पहले और आखिरी का ही रिलेशन पूछता है। हमेशा एग्जामिनर पहले और आखिरी वैल्यू का ही रिलेशन पूछेगा। तो यहाँ पर ये मेरा 3 बच गया अनुपात, ये 5 की और इस 2 की गुणा करेंगे तो 10, तो वही आ गया 3:10। जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना उस तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ देखने वाली थी, यहाँ पर उसने आर और क्यों को आगे पीछे किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बस यही ध्यान करने की बात थी। अगले क्वेश्चन को देखो क्या कहा है अगले क्वेश्चन के अंदर। सवाल की हर सवाल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। और जैसे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है, जितनी भी पीडीएफ अभी तक टेलीग्राम पर अवेलेबल है, कम से कम 30-40 पीडीएफ तो होंगी ही वहाँ पर, सारी की सारी हर एक पीडीएफ को, जैसे कि कोई दिन निकाल लो भाई, संडे का दिन ले लिया, 3-4 घंटे में सारी हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर एक पीडीएफ में 15-20 15-20 10-15 10-15 तो क्वेश्चन ही होते हैं सारे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसीलिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, आप लोगों को मेहनत करने के लिए हर तरह का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहे। आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि मुझे ये चीज़ मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, इस चीज़ के लिए मुझे पे करना पड़ता है। मुझे पता है कि इस स्टेज के अंदर बच्चे पैसे कहाँ से ला पाते हैं, माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाई करवाना। पहले वो डिग्रियाँ करवाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, फिर आप लोगों को कोचिंग दिलवाते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मतलब एक माइंड के अंदर एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। अब किसी भी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हर तरह की पीडीएफ, हर टाइप का क्वेश्चन, किसी की बुक खरीदो या कुछ खरीदो, वही सेम क्वेश्चन मेरे पास मिलेंगे। हर तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आपको हर टॉपिक के ऊपर, जैसे अभी प्रोबेबिलिटी की क्लास इस हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते में मंडे को आपको वो क्लास मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी की लंबी क्लास है, कम से कम 6 घंटे की, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, हर एक क्वेश्चन उसी क्लास में आ जाएगा। तो सवाल देखो भाई क्या कहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है, एक कोन का वॉल्यूम दे दिया उसने, और यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दे दी, लेंथ को हम हाइट भी कह सकते हैं, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। आधार की त्रिज्या में निकालनी है, यानी कि रेडियस ऑफ द बेस हमें निकालना है।
बिल्कुल आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू पुट करो, आंसर। तो यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है, कोण किस तरह से बनता है, मेरा कोण क्या होता है, इस तरह से कोण बनता है, इसको शंकु कहते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी रेडियस होता है, ये इसकी एल होती है, इसको बोलते हैं लेटरल त्रियक ऊंचाई, लेटरल हाइट। और यहाँ पर मुझे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पर उसने मुझे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, यानी कि लेंथ दी हुई है। तो हमें करना क्या है भाई, हमें यहाँ से इसके आधार की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालना है। तो मुझे क्या दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसको लिखते हैं पहले फॉर्मूले को, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का स्क्वायर क्या होगा, आर का आर ही तो हमें निकालना है, आर तो हमें पता ही नहीं है। और हाइट हमारी कितनी दी हुई है, ये हमें 24 दी हुई है उसने, ये हमारी 24, और यहाँ पर बराबर किसके है, 1232 के, ठीक है। ये ना लगभग जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, लगभग ये ट्रिपलेट होते हैं, हमेशा ट्रिपलेट फॉलो करता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखो 22 से इसको मैं काट देता हूँ, 22 पंजा 110, 22 6 का 132 कट गया मेरा, 3 से ये मेरा 8 पे कैंसिल, 8 से ये मेरा 7 पे कैंसिल। अब एक साथ ये बचा हुआ मेरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 7 गुणा 7। और जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो आर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यानी कि ये 49 होगा तो आर की वैल्यू मेरी 7 आ गई। और रेडियस ही हमें निकालना था तो आर की वैल्यू मेरी 7 आ गई। अगर वो लेटरल हाइट मुझे पूछ लेता या त्रियक ऊंचाई मुझे पूछ लेता तो कितना होता, 7 24 25 का ट्रिपलेट, 7 24 और 25, ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि भाई इतने हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। +2 लेवल का आपका एग्जाम है, सभी को पता है कि भाई ये दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी है। ये क्लास सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, बल्कि आप बेल्ट वाली +2 लेवल की किसी भी टाइप का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, हर जगह पे आपके काम आने वाली है ये क्लास। चाहे आप CHSL का CGL का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर भी इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान हमें निकालना है। 8 संख्याएं दी हुई हैं मुझे, उनका एवरेज 44 है, ठीक है। उसने कहा है हर संख्या के अंदर y की वैल्यू ऐड की जाती है, और जो नया एवरेज है वो कितना बन जाता है, वो 47 बन जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई इस y की वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू इन दोनों के बीच, अगर एवरेज 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एवरेज 3 बढ़ रही है, हर एक वैल्यू के ऊपर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो y की वैल्यू भी मेरी 3 ही होगी, क्योंकि हर संख्या के अंदर जब वो 3 जोड़ेगा ना तो एवरेज भी अपने आप 3 ही बढ़ जाएगा। और कुछ नहीं था भाई इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी आपको टॉपिक वाइज एक क्लास की वीडियो मिलती रहेगी धीरे धीरे, हर एक टॉपिक की कम से कम 8-10 घंटे, मतलब हर टॉपिक में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, यहाँ पर आप मैथ्स बाय प्रदीप सर करके सर्च करोगे, यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। साथ ही अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको हर क्लास की PDF मिलेगी, वहाँ पर डाउट के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैथ्स बाय प्रदीप सर, ये अपना आप लोगो देख सकते हो, इस लोगो से मैं मिल जाऊँगा वहाँ पर। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो भाई, मैथ्स बाय प्रदीप सर से। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है सभी की, जिसका मन करता है वो करे, जिसका नहीं करता है वो ना करे। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आना ही आना है। अगर 5 सेटों में पेपर होते हैं तो 5 के 5 सेटों में ये क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। जब भी दुकानदार क्या करता है, पहले छूट देता है और फिर प्रॉफिट कमाता है, और वो परसेंटेज के अंदर बात करता है, तो उसके अंदर हमारा होता क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा अंकित मूल्य है, इन दोनों के बीच का रेशो डायरेक्ट निकल के आता है। ज़्यादा बेसिक से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पर होता क्या, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया है ना, और जो मार्क प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस, ठीक है। इस तरह से ये हमारा रेशो निकल के आता है। अब यहाँ पर क्या कहा उसने कहा है पहले 25% की छूट दी गई।
यानी कि 100 रुपये हम मान के चलते हैं, 100 में से अगर 25% की छूट देगा तो कितना बचेगा, वो 75 बचेगा। और आगे क्या दिया है, उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का प्रॉफिट होया तो 100 प्लस प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 140। रेशो निकल के आ गया, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 15 आएगा ना, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 15 रुपये है तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना था, 28 रुपये। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो वैल्यू है मेरी 28, ये इस 15 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई, 13। यानी कि अंकित मूल्य मेरा क्रय मूल्य से 13 रुपये अधिक है। और वो कितने के ऊपर है, यहाँ पर नीचे आएगा मेरा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 15, 5 से 20, 260/3, 3 सते 3 अठे 24, 2 20 3 6 18 0.666 ऐसे चलता जाएगा ये तो यहाँ पर क्या होगा, 86.66 मेरा आंसर आएगा। 6-7 भी कर सकते हैं इसको। तो ये अब हमारा बी ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा ना बच्चों, तो वो ना एक बार क्लास को भी दोबारा से देखना, एक क्लास को 1 बार 2 बार देखना। पीडीएफ के अंदर वीडियो का क्लास का लिंक होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जब पीडीएफ सोल्व कर रहे होगे, किसी भी टाइप कोई भी पीडीएफ हो आपके पास, मेरी कोई भी पीडीएफ आपके पास होगी ना, और आप उसको जैसे क्वेश्चन उसके लगा रहे हो, घर पे बैठ के सोल्व कर रहे हो, किसी भी जगह पे अगर क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो वहीं पे लिंक ओपन करो, वही क्लास खुलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखो ये भी कितना बढ़िया सवाल है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है भाई, 60% अधिक है। 60% मेरा क्या होता है, 60% का मतलब हो गया 60/100, 0 से 0, यानी कि 3/5। यानी कि 60% अधिक होने का मतलब ये है कि 5 के ऊपर 3 का इंक्रीमेंट। तो उसने कहा है वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है। कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 5 है तो मार्क प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 8। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान के चलें, उसमें 60% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि ये 0 से 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 अठे 16, बात वही रहेगी, 5:8 ही आना है। इसको हम 50 और 80 ले लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाए क्वेश्चन करने में। दोनों को 10-10 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर 5:8 ही आ जाएगा। हमें करना क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को और कितने कम समय में सोल्व कर सकते हैं। सवाल को तो हर बच्चा कर सकता है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो कम टाइम में सवाल को सोल्व करता है। अगर टाइम मिल जाए तो हर बच्चा सीजीएल के अंदर 200 के 200 क्वेश्चन सोल्व कर देगा मेंस के अंदर, लेकिन टाइम का ही खेल होता है सारा। हमें ऑब्जर्व करना होता है कि क्या करने से ये सवाल और कम टाइम में सोल्व होगा। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगी। हमें यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कितना होगा यदि वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। अब कॉस्ट प्राइस मेरा 50 रुपये है मान के चलते हैं, और 20% का प्रॉफिट क्या होगा, 50 का 20% में निकाल लेता हूँ, 20/100, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा मेरा। यानी कि अगर चीज़ 50 रुपये की खरीदी थी तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया भाई, 60 रुपये, क्योंकि ये 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरा, 60 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है कि भी डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है बच्चों, डिस्काउंट हमेशा निकलता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य के ऊपर। किसी भी चीज़ के ऊपर जो प्रिंट रेट होता है ना, कोई भी दुकानदार होता है वो उसी के ऊपर हमें डिस्काउंट देता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देगा तो फिर उसको फायदा क्या होगा, क्रय मूल्य तो वो हो गया ना जिस पे वो खरीद के लाया है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस वो हो गया जिसमें हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं, उसके ऊपर 80 रुपये लिखे हुए हैं और हम खरीद कितने में रहे हैं उसको, 60 रुपये में।
तो हमारा डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, 20 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमें। और 20 रुपये का डिस्काउंट हमें परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करना होगा, 20 रुपये का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट निकलता है, तो मार्क प्राइस कितना है 80 रुपये, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये मेरा 4 पे गया और ये मेरा 25 आ गया मेरा डिस्काउंट 25% का। बोलो हाँ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल किस किस को आ रहा है, जल्दी जिस बच्चे का आंसर निकल जाए ना, पहले वो आंसर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। और क्लास से रिलेटेड आप लोगों की अगर कोई सलाह है या कोई इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ मतलब कोई अलग से वो आपकी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट किया करो भाई। जब आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है? ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा। जो बच्चा इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उन सभी बच्चों का नेक्स्ट क्लास में नाम अनाउंस किया जाएगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, अगली क्लास में ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा। यहाँ पर देखो भाई अगला सवाल क्या दिया हुआ है, फिर से यहाँ पर कोण का सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर 2464 सेंटीमीटर क्यूब। यदि शंकु की लंबाई 12 है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? ये भी बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था। वॉल्यूम का फार्मूला था हमारा क्या, 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हाइट उसने कितनी दी हुई है, मुझे हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना है टोटल मेरा 2464 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से मुझे निकालना है रेडियस, त्रिज्या निकालनी है ना, हाँ त्रिज्या निकालनी है भाई। तो यहाँ से देखो अब इनको कैंसिल आउट करो। ये मेरा 22 एकम 22, बचते कितने हैं 2, फिर 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 112 पे गया ये, ठीक है। ये 3 चौका 12, ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचे 32, 4 8 32, ये 28 पे गया मेरा, ठीक है। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 28 गुणा 7। अब इनको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके फैक्टर कर लो, 4 गुणा 7 गुणा 7, ये मेरे पास आ गया आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो जब इस 4 का अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा मेरे पास, और ये 2 7 हैं तो 1 7। जब भी 2 वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 2 वैल्यू एक बराबर होती हैं, जैसे कि 7 गुणा 7 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 गुणा 2, 6 गुणा 6, कोई भी संख्या हो जब वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होती है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई, 14 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ गई। अगला सवाल देखो भाई, अगले सवाल में क्या कहा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने का फायदा ये होगा प्यारे बच्चों कि आप लोगों को लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जब आप एक तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हो वहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, एक आप फिर रैंडमली उन क्वेश्चंस को देखते हो। रैंडमली जब वो आपके सामने आते हैं, कई बार क्या होता है प्रैक्टिस इतनी नहीं की होती है, क्वेश्चंस अलग अलग तरह के नहीं देखे होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट सवाल की पेपर के अंदर आए जो आपकी किताब के अंदर है। तो कुछ स्टेटमेंट थोड़ी बहुत इधर उधर होकर भी आ जाती हैं, तो वो उन चीज़ों का फायदा मिलता है जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर करते हो। ये एक सवाल था, मैंने पीछे वाली क्लास में होमवर्क दिया था भाई, किसी एक बच्चे ने भी इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया है, लेकिन मुझे तो कराना ये अपना सवाल। तो देखते हैं क्या कहा है। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो 10,800 रुपये में उसने क्या खरीदा, टोटल 75 वस्तुएं। यहाँ से हम हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब उसने कहा है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है, कुछ भी नहीं करना था। अब टोटल कितनी वस्तुएं थी हमारे पास, 75 थी, लेकिन जब वो बेचने लगता है तो उनको 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर वो, यानी कि वो कह रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस होता है। यानी कि बेचते टाइम उसको उतनी ही वस्तुएं 80 वस्तुएं 5 वस्तुएं बढ़ाकर बेचनी पड़ रही है। खरीद वो 75 रहा था, बेच वो 80 रहा है, और रुपए उतने ही हैं, 5 वस्तुओं का लॉस हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो 10,800 बटे यहाँ पर 80 से इसको डिवाइड करो,
0, 8 एकम 8, 2, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 135 रुपये हर वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेना कितना आएगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा। तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए बच्चों आप लोग मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करो, और साथ ही कमेंट जरूर किया करो, चाहे आपको कैसा भी लगे क्लास। और भाई ये जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं, ताकि आगामी आप कभी एग्जाम मतलब आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो ना, उससे आपको ये लगेगा इस तरह का सवाल आप देखोगे, थोड़ा सा लेवल अलग होता है इन सवालों का। तो ये सवाल फिर आपके इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, उनको करने में आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। तो भाई मैथ्स बाय प्रदीप सर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इस लोगों से आप मुझे वहाँ पर ग्रुप में जरूर जुड़ें। क्लास की PDF वहाँ पर मिलती है, चाहे मैं 5 मिनट की क्लास कराऊँ, चाहे मैं 2 घंटे की क्लास कराऊँ, चाहे मैं 10 घंटे की, हर क्लास की PDF वहाँ पर मिलेगी। और उसी PDF के अंदर वीडियो लिंक होगा क्लास का, यूट्यूब का। और आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय प्रदीप सर सर्च करोगे ये लोगो वहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों 13 पेपर सेट अभी तक करा चुका हूँ। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, जितने भी चाहे कोई बड़े बड़े चैनल हो या फिर कोई बड़ा बड़ा टीचर हो जिनके पेड कोर्सेज बिकते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने भी इतने पेपर सेट अभी तक नहीं कराए होंगे। दिल्ली पुलिस की एक बार वैकेंसी निकली, जैसे ही वैकेंसी निकली सभी ने क्या किया, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए 1-1, 2-2 पेपर सेट करा दिया दिल्ली पुलिस का। मैं कहता हूं बच्चों मैंने अभी तक 13 पेपर सेट करा दिए हैं, 50 पेपर सेट आप लोगों को करा दूंगा। और कोई 50 पेपर सेट करा दे तो आगे मुझे बोल देना, मैं अपने चैनल से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बस इतना ही था इस क्लास के अंदर। अब आगे वाली क्लास जो होगी हमारी, अब एक HSSC की क्लास आएगी, उसके बाद एक अगली दिल्ली पुलिस की क्लास आएगी। ऐसी रैंडमली क्लासेस चलती रहेंगी डेली बेसिस पर। कभी लाइव क्लासेज होंगी, एक आध बार आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास होती है, और बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। आपके 2 टॉपिक HSSC वालों के लिए स्पेशली, बैंकिंग वालों के लिए भी प्रोबेबिलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट आपका तैयार है। प्रोबेबिलिटी के अंदर चाहे एग्जामिनर जहाँ तक सोच सकता है ना, उस सोच का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। NCERT के सारे सवाल वहाँ पर ले लिए हैं, और वही सवाल है एग्जामिनर पूछता है। HSSC वाले बच्चों के लिए उसका बहुत फायदा होगा। वो क्लास कम से कम 6 घंटे की है। और लॉगरिथम की एक क्लास मैंने प्रोवाइड करवाई है सिर्फ हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस के प्रीवियस एग्जाम्स में लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा आप लोगों की देखते हैं आप कौन से टॉपिक के ऊपर, या अरिथमेटिक की या फिर एडवांस की कोई क्लास लेकर आते हैं। अदरवाइज आप जब भी चैनल पर नए आओ ना, तो कोई भी बच्चा एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो। प्लेलिस्ट के अंदर जैसे जैसे मैंने बहुत सारी क्लासेज कराई हैं, बेसिक भी नंबर सिस्टम की कराए हैं, बहुत सारी क्लासेज कराई हैं, वो सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बच्चों एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।